तो ये क्या है, स्टेट पॉलिटी के जो विभिन्न आयोग हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 5-6 आयोग हैं ये आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। आरएएस की एग्जाम हो गई या फिर ईओआरओ की एग्जाम हो गई, पटवारी की एग्जाम हो गई, ठीक है। तो ये सारे आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सीईटी की एग्जाम हो गई, तो ये वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, तो इन सभी एग्जाम में ये स्टेट पॉलिटी का क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, तो आपको ध्यान रखना है। 6 क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। कौन सा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। ये अपने राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या हो गया, लोगो, ठीक। यहाँ पर ये जो मानवाधिकार आयोग है, क्या कोई से भी मामले इस आयोग में सुने जा सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ केवल लोक सेवकों के खिलाफ, किसके खिलाफ, जो लोक सेवक है, ठीक है, उनके खिलाफ जो मानवाधिकार के मामलों में अपील की जा सकती है। कौन से आयोग में, राज्य मानवाधिकार आयोग में। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसमें केवल कौन से मामले सुने जाते हैं, लोक सेवकों के खिलाफ मामला होना चाहिए और मानवाधिकार के मामलों में अपील की जा सकती है। लोक सेवकों के विरुद्ध तो हो लेकिन मानवाधिकार के मामले भी होने चाहिए, मानव के अधिकारों से संबंधित मामला होना चाहिए, ठीक। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये एक सांविधिक आयोग है। स्टार्टिंग में जो अपने चार्ट बनाया था उसमें अपन ने देखा आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक आयोग है। उसके बाद में अपन ने देखा लोकपाल अपने बोलते हैं सेंट्रल लेवल पे, लेकिन अपने स्टेट में क्या बोलते हैं, लोकायुक्त। राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 का देखा अपन ने। अब अपन देख रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है, ठीक है। और राज्य सूचना आयोग, ये तीनों आयोग कैसे हैं, यहाँ पर सांविधिक आयोग हैं। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एक सांविधिक आयोग है। राज्य व समवर्ती सूची के विषयों पर सुनवाई की जा सकती है। कौन से मामलों पर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर सुनवाई की जा सकती है। कौन से आयोग में, मानवाधिकार आयोग में। कौन से मामले, मानवाधिकारों से संबंधित मामले और लोक सेवकों के खिलाफ मामले हों, वो भी कौन से, मानवाधिकारों से संबंधित, मानव के अधिकार से संबंधित मामले होंगे तो इसमें इस आयोग में सुने जाएंगे। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो राज्य मानवाधिकार आयोग है एक सांविधिक आयोग है, मतलब कि कानून द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। और कानून कब का है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम या फिर कानून 1993 का, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा की गई है। धारा 21 में इसका प्रोविजन है। मानवाधिकारों की परिभाषा की, डेफिनेशन की अगर अपन बात करें कि मानव अधिकार क्या है, तो उसकी डेफिनेशन अपने धारा 2D में लिखी गई है। कौन से अधिनियम की धारा 2D, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D में क्या है, डेफिनेशन। 2D से आपको याद रहेगा ये क्या है, 2D में क्या है, डेफिनेशन है किसकी, मानवाधिकारों की। और इसकी स्थापना, मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा की गई है और धारा 21 में इसका क्या है, प्रोविजन है। यह केवल क्या है, एक सलाहकारी आयोग है। क्या है, कोई एक्शन नहीं ले सकता है, केवल क्या कर सकता है, सलाह देने का काम करता है, ठीक है। तो सलाहकारी आयोग है। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। ये आपको थोड़ा सा चार्ट देखना है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का है और इसके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इस अधिनियम में क्या है, इनके प्रोविजन है। ये सेंट्रल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के क्या है, इसमें इस अधिनियम में प्रोविजन है, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर अपन बात करें तो इसमें अपील कौन से मामलों पर, मानवाधिकार मामलों पर अपील। संघ सूची, ये नेशनल वाला मामला है, तो सेंट्रल लेवल का मामला है, तो संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर इस पे क्या की जा सकती है, इस आयोग में अपील की जा सकती है। और वो भी कैसा मामला होना चाहिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामला, ठीक है। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो इस अधिनियम में
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोनों के प्रोविजन हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में संघ सूची और समवर्ती सूची के मामलों में अपील की जा सकती है। और मामला कैसा होना चाहिए? मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामला। और अपील किसके विरुद्ध की जा सकती है? लोक सेवकों के विरुद्ध। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के प्रोविजन भी इसी अधिनियम में है। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर में क्या है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर प्रत्येक राज्य में क्या है? राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर अपील की जा सकती है। कौन कौन सी? राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। और मामला कैसा होना चाहिए? मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामला। और किसके विरुद्ध? लोक सेवकों के विरुद्ध। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग आपको याद रखना है, कहां पर है? जयपुर में। अपने राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। और ये राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या हो गया? लोगो। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में इसमें ओवरऑल अपने को पता तो चल गया क्या चीज है, कौन से मामलों पे अपील होती है। और अपन अब देखते हैं, ये राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की साइट से लिया गया पेज है, तो अपन इसकी बात करते हैं। मानव अधिकार, संयुक्त रूप से बोल देते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कब का अधिनियम? 1993, जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। संसद के द्वारा पारित है। अधिनियम या फिर कानून क्या होते हैं? संसद के द्वारा पारित होते हैं। अधिनियम है। इसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कौन सा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एवं राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थापित करने की व्यवस्था है। राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग देश के अग्रणी राज्य आयोगों में से एक है। इस आयोग ने अल्पावधि में, मतलब कि कम समय में ही, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए अपने उद्देश्य में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। मतलब कि मील का पत्थर क्या हुआ? साबित हुआ है ये आयोग। राजस्थान की राज्य सरकार ने दिनांक 18 जनवरी 1999 को, कब? 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना कब जारी हुई? 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में जारी की गई, जिसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान अनुसार एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य रखे गए। कितने? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों की नियुक्ति कर आयोग का गठन किया गया और मार्च 2000 से यह आयोग क्रियाशील हो गया। कहां पर? अपने राजस्थान में। कब आयोग का गठन कब किया गया? मार्च 2000। ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम कब का है? 2006 का है। संशोधन अधिनियम कब का है? 2006 का। राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया है। जो संशोधन अधिनियम है, जिसमें इस अधिनियम में क्या किया गया? संशोधन किया गया। कब किया गया? 2006 में। अपने राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, कब का है? 1993 का, 1993 का। लेकिन संशोधन अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम कब का है? 2006 का। और उसके द्वारा मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया। गठन के समय कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य थे? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। ठीक है। अब वर्तमान में आयोग के माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यों का विवरण। अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। और न्यायमूर्ति श्री रामचंद्र सिंह झाला माननीय सदस्य, और अशोक कुमार गुप्ता क्या है? माननीय सदस्य। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में मानव के अधिकारों की, मतलब कि सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करना है। 1993 के अधिनियम के अंतर्गत धारा 2D क ख ग घ चौथे नंबर पे आता है। तो ABCD धारा कौन सी है? 2D इंग्लिश में, और हिंदी में 2 घ। ठीक, में मानव अधिकारों को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। इसकी डेफिनेशन किसमें है? धारा 2D। अधिनियम कौन सा? 1993 का। ठीक है। और इन
न्याय उचित अधिकारों को भारतीय कानून के तहत अदालती आदेश द्वारा लागू कराया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कब का था? 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों को परिभाषित कर सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र का चार्टर मानव अधिकारों को लेकर कब का है? 10 दिसंबर 1948, जिन्हें सख्ती से लागू किया जाना है। राज्य मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों को निगरानी संस्था है। इनके स्वायत्तता हेतु आयोग के अध्यक्ष एवं नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है जिससे उनके कार्य करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो और साथ ही उनका कार्यकाल पूर्व में ही निश्चित कर दिया जाए। मतलब कि सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तनों पर रोक। ठीक है, नियुक्ति के पश्चात अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है और अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत वित्तीय स्वायत्तता भी प्रदान की गई है। धारा 33 में क्या है? वित्तीय स्वायत्तता, और धारा 23 में क्या है? वैधानिक गारंटी मतलब कानूनी मान्यता। आयोग का उच्च स्तर आयोग के अध्यक्ष व सदस्य एवं अधिकारी गण के स्तर से परिलक्षित होता है। आयोग सचिव राज्य सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी से कम स्तर का अधिकारी नहीं हो सकता। आयोग की अपनी एक अन्वेषण एजेंसी है, मतलब कि क्या है? एक जांच शाखा है, स्वतंत्र क्या है? जांच या अन्वेषण शाखा है, जिसका नेतृत्व ऐसे पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का नहीं हो द्वारा किया जाता है। कौन? महानिरीक्षक पुलिस अधिकारी, आईजी रैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? साइट से लिया हुआ एक पेज है जो आपको एग्जाम में बेनिफिट देगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अधिसूचना कब जारी हुई? 18 जनवरी 1999 को। साइट पे देखा आप लोगों ने। कार्य प्रारंभ मार्च 2000 से इसकी स्थापना मानी जाती है। राजस्थान मानवाधिकार विनियम कब का है? 2001 का है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें, आयोग कब अधिसूचना आई? 18 जनवरी 1999, और कार्य प्रारंभ कब किया? मार्च 2000 में इसकी स्थापना या कार्य प्रारंभ माना जाता है। राजस्थान मानवाधिकार विनियम 2001 का है। राजस्थान मानवाधिकार विनियम का क्रियान्वयन कब हुआ? 19 जनवरी 2001। संरचना स्थापना के समय क्या थी? 1+4, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे आयोग में। आयोग की संरचना में क्या था? कंपोजिशन, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। लेकिन जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम जो परिवर्तन किया गया इस अधिनियम में कब? 2006 में पहला, तो इसमें 2006 से संरचना कितनी कर दी? 1+2, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ये RS प्री 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा संशोधन कब किया गया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम तो कब के हैं? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है, और संशोधन अधिनियम, पहला संशोधन अधिनियम है 2006 का, दूसरा संशोधन अधिनियम है 2019 का, और पहले संशोधन अधिनियम कब का? 2006 से संरचना 1+2 कर दी गई है। किसकी? मानवाधिकार आयोग के कंपोजिशन की। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिए गए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, ये जो 2000 कब का? 19 वाला जो संशोधन अधिनियम है मानवाधिकार का, इसमें कार्यकाल 5 सित्तर से घटाकर 3 सित्तर कर दिया गया अध्यक्ष और सदस्यों का। ठीक है, अध्यक्ष हेतु योग्यता, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 2019 से पहले केवल हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश ही क्या बन सकते थे? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते थे। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। कब? 2019 का जो संशोधन अधिनियम है, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम कब का? 2019 का। तब से क्या कर दिया गया? अध्यक्ष हेतु योग्यता क्या कर दी गई है? हाई कोर्ट का उच्च न्याय, मतलब हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो भी क्या बन सकता है? आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इससे पहले आयोग के केवल मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है वही बनाए जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में क्या है?
जो जस्टिस होते हैं, जो न्यायाधीश है, वो भी क्या है, आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और 2019 का संशोधन अधिनियम है, उसमें एक और बात है, क्या, कार्यकाल 5 सत्र से घटाकर 3 सत्र जो भी पहले हो कर दिया गया है। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आपको डेट वगैरह भी सारी क्या रखनी है, याद रखनी है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कंपोजिशन की बात करें तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य तो पहले थे, लेकिन कब से, 2006 से एक अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिए गए। पहले 1+4 का कंपोजिशन था, अब वर्तमान में 1+2 का कंपोजिशन है। उसके बाद में इसमें क्या है, विशेष अन्वेषण या जांच शाखा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग, विशेष जांच शाखा का भी प्रोविजन किया गया, जिसका मुखिया कौन होता है, IG रैंक का अधिकारी होता है, इंस्पेक्टर जनरल। उसके बाद ASP जो RAS रैंक के अधिकारी होते हैं, वो भी इसमें है, ठीक है। अध्यक्ष 1 और सदस्य 2, और फिर सचिव जो IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहलाते हैं। जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव हैं, उनका क्या नाम है, मतलब किस नाम से पुकारते हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी इनको बोला जाता है। जो IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, फिर उप सचिव आते हैं जो क्या RAS रैंक के अधिकारी होते हैं। अपन देखते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अपील हेतु फीस की प्रोविजन है। अपील करने के लिए क्या है, जो फीस निर्धारित की गई है वो फीस आपको क्या करनी पड़ती है, जमा करानी पड़ती है। और अपील जो की जाती है वो कौन सी लैंग्वेज में या कौन सी भाषा में की जाती है, तो 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि विधान परिषद, भारत के एक तो होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। तो विधान परिषद अपने भारत के कितने राज्यों में है, 6, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, 2019 से क्या कर दी गई है, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं एडिशनल अपन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अपन नियुक्ति प्रक्रिया में देखते हैं कि विधान परिषद अगर होती है जिन राज्यों में, वहां पे जो है नियुक्ति समिति में कितने सदस्य होते हैं, जहां पर विधान परिषद होती है वहां पे 6 सदस्य होते हैं, और जहां पर विधान परिषद नहीं है उस नियुक्ति समिति में 4 ही सदस्य होते हैं। अपने राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान में कुल कितने सदस्य होंगे, नियुक्ति समिति में 4 सदस्य होंगे। तो सामान्य यहाँ पर अभी अपन देखते हैं सामान्य सेवा शर्तें जो है, योग्यता क्या होनी चाहिए, अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता है, कार्यरत या सेवानिवृत्त हाईकोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। 2019 से मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम से जो है न्यायाधीश भी बनाए जा सकते हैं। इससे पहले क्या थे, केवल मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही क्या बनाए जा सकते थे, आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते थे। 2019 के मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, कौन सा अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2019 का, इससे कार्यरत सेवानिवृत्त हाईकोर्ट, कार्यरत हो या फिर सेवानिवृत्त हो, हाई कोर्ट के क्या हो, न्यायाधीश भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये अपन बात कर रहे हैं न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं, तो क्या मुख्य न्यायाधीश भी बनाए जा सकते हैं क्या, हाँ, मुख्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले अध्यक्ष केवल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ही बन सकते थे। सदस्य की बात करें, सदस्य कौन बन सकता है कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश या फिर जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का क्या हो, एक्सपीरियंस हो, या तो हाई कोर्ट का क्या हो, न्यायाधीश हो, या जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का क्या हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए। मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी हो तो वो भी सदस्य अपने यहाँ पर बनाया जा सकता है। कौन से आयोग का, राज्य मानवाधिकार आयोग का, ठीक है। नियुक्ति की बात करें कि जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति समिति की बात करें, राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर। अब समिति की बात करें तो नियुक्ति समिति में एक तो मुख्यमंत्री, समिति के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और उस राज्य के गृह मंत्री भी आएंगे इसमें, विधानसभा में विपक्ष के नेता और विधानसभा अध्यक्ष भी इसमें आएंगे। राजस्थान में कुल कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है?
तो कमेंट में आप कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपको क्या मिले, थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिले, ठीक है। एक बार और अपन देख लेते हैं सामान्य सेवा शर्तों में योग्यता की बात करें तो अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता है कि अध्यक्ष कौन बन सकता है। तो अध्यक्ष के लिए योग्यता होनी चाहिए कब से, 2019 के जो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम से जो हाई कोर्ट के जो क्या है न्यायाधीश, वो क्या बनाए जा सकते हैं, अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, या तो कार्यरत हो या फिर क्या हो, सेवानिवृत्त हो। और अपन बात करें इससे पहले जो अध्यक्ष कौन बन सकते थे, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे, जो मेन मुख्य न्यायाधीश होते थे, चीफ जस्टिस, वो ही बनाए जा सकते थे। सदस्य की बात करें तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर जिला न्यायाधीश अगर हो। जिला न्यायाधीश क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है। जो हाई कोर्ट का क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है। तो हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश या फिर जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी क्या बनाया जा सकता है, सदस्य बनाया जा सकता है। नियुक्ति की बात करें कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। समिति में होंगे अपने मुख्यमंत्री जी, समिति के जो अध्यक्ष होंगे, और उस राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और विधानसभा अध्यक्ष। ये राजस्थान में कुल कितने हैं, 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। अगर जहां पर क्या है, विधान परिषद है, तो जैसे विधान परिषद होती है तो उसके सभापति और उसके विपक्ष के नेता भी इसमें क्या होंगे, समिति में सदस्य होंगे। तो इस समेत कितने हो जाएंगे, 6 सदस्य हो जाएंगे, जहां पर क्या हो, विधान परिषद हो। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, ठीक है। विधान परिषद पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, 2019 से क्या कर दी गई, विधान परिषद यहाँ पर समाप्त कर दी गई। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल की अपन बात करी 2006 से, 2019 से ही। 2006 में तो क्या था, 2006 में अपन ने देखा सदस्यों की संख्या 1+4 से कितनी कर दी, 1+2। ये किस लिए बता रहा हूं कि इस चीज में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2006 में 1+2 कंपोजिशन कर दिया गया, लेकिन 2019 में 2 बातें हैं। एक तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो भी क्या बनाए जा सकते हैं, अध्यक्ष। इससे पहले हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीशी अध्यक्ष बनाए जाते थे, तो ये बात याद रखनी है। और एक और कार्यकाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कार्यकाल 5-70 से कितना कर दिया है, 3-70 कर दिया है। 5-70 था पहले, अब कितना कर दिया है, 3-70। कब से, 2019 के जो मानवाधिकार संशोधन अधिनियम था तब से, ठीक है। पुनर्नियुक्ति की बात करें तो पुनर्नियुक्ति के प्रावधान है, मतलब कि इसमें पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। शपथ की बात करें तो राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति हो तो वो भी इनको क्या कर सकते हैं, शपथ दिला सकते हैं। मानवाधिकार जो अध्यक्ष और सदस्यों को मानवाधिकार आयोग के, इतनी बात समझ में आई। अब अपन बात करते हैं वेतन और भत्ते। इनको वेतन और भत्ते कितने दिए जाएंगे, तो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान और सदस्य को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। तो ये सिंपल बात है, याद रख सकते हैं आप। वेतन एवं भत्ते अध्यक्ष को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान और सदस्य को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। निष्कासन की अगर अपन बात करें, सभी में देखते हैं अपन कदाचार और असमर्थता। कद आचार मतलब कि उनका आचरण सही नहीं हो, असमर्थता मतलब कि काम करने में असमर्थ हो। इसके आधार पर किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात, ये आपको याद रखना है, जांच के बाद में। और अगर अपन बात करें लाभ का पद हो, ग्रहण कर ले, मानसिक विकृति या दिवालियापन अगर हो तो राष्ट्रपति द्वारा सीधा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा सीधा निष्कासन, लाभ का पद,
मानसिक विकृति और दिवालियापन, राष्ट्रपति द्वारा सीधा निष्कासन, और निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा कदाचार और असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात। तो ओवरऑल इतनी बातें आपको याद रखनी है। कार्यकाल कितना होता है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का? कितना? 370। पहले कितना था 2019 से पहले? 5 या 70। पुनर्नियुक्ति के प्रोविजन है शपथ राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति। वेतन एवं भत्ते अध्यक्ष की बात करें तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, सदस्य की बात करें तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान। निष्कासन की बात करें तो कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात। और मानसिक विकृति, लाभ का पद और दिवालियापन अगर हो इसमें तो राष्ट्रपति द्वारा सीधा निष्कासन या फिर सीधा हटाया जा सकता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में अपन बात करें वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं? तो वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं राज्य सरकार को। अभी तक जितने भी आयोग देखे हमने तो उसमें वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को, लेकिन जो राज्य मानव अधिकार से संबंधित मामला है तो उसमें राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा जाता है। ठीक है। और इस्तीफा राज्यपाल को। कार्यवाहक अध्यक्ष के भी प्रोविजन है इसमें कि राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। कार्यवाहक अध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। ठीक है, आप एक बार और नोट करना होता आप पॉइंट नोट करते चले साथ के साथ। अब अपन देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त आयोग है। देखते हैं अपन स्वायत्त एवं निष्पक्ष आयोग है। कानून द्वारा सांविधिक दर्जा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा प्राप्त है आयोग को। समिति द्वारा पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया है। नियुक्ति कैसे होती है? समिति के द्वारा होती है, जिनमें कितने अपने राजस्थान में 4 सदस्य हैं और विधान परिषद अगर हो तो उसमें 6 सदस्य हैं। तो अध्यक्ष व सदस्य हेतु कार्यकाल का स्थायित्व है 370 है। पहले कितना था? 570। 2019 से कितना कर दिया? 3 या फिर 70। कौन सा आयोग देख रहे हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग। जटिल क्या है? निष्कासन प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के द्वारा निष्कासन किया जाता है तो जटिल ही प्रक्रिया है। कदाचार और असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद हटाया जा सकता है। और लाभ का पद, मानसिक विकृति और दिवालियापन अगर हो तो राष्ट्रपति द्वारा सीधा निष्कासन है। नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तनों पर रोक है। जब नियुक्ति हो जाती है उसके बाद सेवा शर्तों में, जैसे कि कार्यकाल हो गया, ठीक है, और भी अदर जो होगी सर्विस की जो शर्तें हैं उनमें अलाभकारी परिवर्तनों पर क्या है? रोक है। स्वतंत्र जांच या अन्वेषण शाखा का क्या है? इसमें प्रोविजन है। तो ये क्या है? एक पॉजिटिव पॉइंट है। जो लोकायुक्त में हमने क्या देखी थी? लोकायुक्त में एक कमी देखी थी कि लोकायुक्त के पास भ्रष्टाचार निरोधी संस्था तो है लोकायुक्त, लेकिन उनके पास स्वतंत्र जांच या अन्वेषण शाखा का क्या है? अभाव है। जबकि मानवाधिकार आयोग में क्या है? स्वतंत्र जांच या अन्वेषण जांच शाखा है। धारा 37 में क्या लिखा हुआ है? विशेष अन्वेषण या जांच शाखा। धारा 37 में कौन से अधिनियम की? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा कौन सी? 37। अब अपन देखते हैं आयोग को प्राप्त वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता धारा 33 में इसका प्रोविजन है। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष व सदस्य के लाभ का पद ग्रहण करने पर क्या है? रोक है। लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पुनर्नियुक्ति के प्रोविजन तो है, एक बार अध्यक्ष या सदस्य बनने के बाद डबल से अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं, लेकिन कार्यकाल समाप्ति के बाद अध्यक्ष व सदस्य जो है लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लाभ का पद ग्रहण करने पर क्या है? रोक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन देखें राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों की बात करें तो लोक सेवकों के खिलाफ स्टार्टिंग में पॉइंट देखा था कि मानवाधिकार आयोग में अपील की जा सकती है। सामान्य व्यक्ति अपील कर सकता है किसके खिलाफ? लोक सेवकों के खिलाफ। और मामला कैसा होना चाहिए? मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामला होना चाहिए। लोक सेवकों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों में अपील स्वीकार करना क्या है? मुख्य कार्य है मानवाधिकार आयोग का। कौन से विषय पर? राज्य व समवर्ती सूची के विषय पर। राज्य व समवर्ती सूची के विषय पे तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और संघ या फिर केंद्र व समवर्ती सूची के विषय पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन
अपील स्वीकार करने का काम करता है। तो ये अपन ने ओवरऑल चार्ट में देख लिया था। नोट में देखते हैं, आयोग स्वतः संज्ञान द्वारा भी कार्यवाही कर सकता है, स्वमोटो कार्यवाही भी की जा सकती है। आयोग को लगे कि मानवों के अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो लोक सेवकों के खिलाफ कोई अगर अपील नहीं भी करता है तो मानवाधिकार आयोग को क्या है, ये स्वायत्तता प्राप्त है कि स्वतः संज्ञान द्वारा भी कार्यवाही कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 1908 के अंतर्गत आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग को क्या शक्तियां प्राप्त है कि लोक सेवक को अपने मानवाधिकार कार्यालय में बुलाने का क्या है, अधिकार है। मानवाधिकार आयोग को क्या है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के द्वारा 4 शक्तियां प्राप्त है। लोक सेवक को मानवाधिकार कार्यालय में बुलाना और अन्य लोक सेवकों को गवाही हेतु बुलाना, और लोक सेवकों के बयान शपथ पत्र पर लेने का अधिकार है, और राजस्थान सरकार के अन्य किसी भी कार्यालय से सरकारी जो दस्तावेज है उनको मंगाने का क्या है, अधिकार है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मानवाधिकार आयोग को 4 शक्तियां प्राप्त है। किसी लोक सेवक को अपने मानवाधिकार कार्यालय में बुलाना और अन्य लोक सेवकों को मानवाधिकार कार्यालय में बुलाना, और मानवाधिकार कार्यालयों से सरकारी मानवाधिकार कार्यालयों में नहीं, सरकारी जो राजस्थान सरकार के किसी भी कार्यालय से, कोई से भी कार्यालय से क्या, सरकारी दस्तावेज को मंगाना और लोक सेवकों के बयान शपथ पत्र पर लेने का क्या है, अधिकार है। और कौन सी संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत क्या है, ये अधिकार मानवाधिकार आयोग को दिया गया है। तो ये तो अच्छी बात है कि किसी भी लोक सेवकों को अपने कार्यालय में बुला सकते हैं, अन्य लोक सेवकों को गवाही हेतु बुला सकते हैं, लोक सेवकों को बयान शपथ पत्र पे ले सकते हैं, और राजस्थान सरकार के किसी भी कार्यालय से क्या कर सकते हैं, दस्तावेज इनको मंगाने का अधिकार है। तो इसके बाद में अपन देखते हैं कि जांच के पश्चात जो आयोग है, आयोग क्या है, आयोग के पास विशेष जांच शाखा है। तो आयोग जब जांच करेगा, ठीक है, तो जांच के पश्चात आयोग क्या करेगा, लोक सेवक के विरुद्ध राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए किससे अपील करेंगे या सिफारिश करेंगे, राज्य सरकार को क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे। लोक सेवकों के विरुद्ध जब जांच शाखा किसकी है, मानवाधिकार आयोग की जांच शाखा है, वो जब जांच कर लेंगे और अपराध सिद्ध पाए जाते हैं तो लोक सेवक के विरुद्ध राज्य सरकार को क्या करेंगे, अनुशासनात्मक मतलब जो भी कानून के अनुसार जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही है उसकी सिफारिश करेंगे। और पीड़ित हेतु जिसका भी क्या हुआ है, जिस भी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उस पीड़ित हेतु राज्य सरकार को क्या करेंगे, मुआवजे की सिफारिश करेंगे। मुआवजे देने का अधिकार नहीं है और अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार भी किसको, मानवाधिकार आयोग को नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ये क्या है, सिर्फ सिफारिश ही कर सकता है, अर्थात ये क्या है, एक सलाहकारी आयोग है। पीड़ित के पक्ष में न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और आयोग मानवाधिकार संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन करता है, जो त्रैमासिक पत्रिका है। और मानवाधिकार संदेश पत्रिका किसकी है, ये अपने मानवाधिकार आयोग की है। और स्पंदन पत्रिका किसकी है, RPSC की है, ने देखा था पिछली वीडियो में। और उन गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना, जो भी गैर सरकारी हो, जो कि सरकारी संगठन नहीं हो, गैर सरकारी संगठन हो, उनको भी क्या करना, प्रमोट करना या प्रोत्साहित करना, जो मानवाधिकार संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं, मानव के अधिकारों हेतु लड़ रहे हैं। जैसे कोई NGO हो गए, वो भी इसमें आ जाएंगे अपने, अगर कोई संगठन हो गए तो उनको भी प्रोत्साहन करने का काम होगा इनका। जिला मानवाधिकार इकाई की स्थापना करना, जिले में जो है मानवाधिकार इकाई की क्या करना, स्थापना करना, ये भी क्या है, इसके आयोग के क्या है, कार्य है। ठीक है, ये तीसरे के सब पॉइंट है, 1 2
और 3। उसके बाद चौथा अपन ने देखा, 5वां, 6ठा। अब देखते हैं राज्य सरकार को प्रतिवर्ष जो है प्रत्येक वर्ष वार्षिक रिपोर्ट देना, किसको देंगे? राज्य सरकार को। राज्य सरकार के कार्यालयों का निरीक्षण करने का भी मानवाधिकार आयोग का काम है, जैसे जेलें हो गई, पुलिस थाने और मानसिक पुनर्वास केंद्रों का और नारी निकेतनों का भी क्या है? निरीक्षण करने का अधिकार है मानव अधिकार आयोग को। मानव अधिकार हेतु जागरूकता एवं कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना, जयपुर घोषणा 2002 जो है ये भी इससे रिलेटेड है। जयपुर घोषणा की बात करें तो आप एक बार इसको सर्च करके नेट पे देख सकते हैं कि जयपुर घोषणा 2002 किससे संबंधित है। ठीक है, मानवाधिकार हेतु जागरूकता एवं कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाना। अब न्यायालय में लंबित मामलों में सुनवाई करना न्यायालय की अनुमति के पश्चात। क्या है? न्यायालय में जो लंबित मामले हैं उन पे सुनवाई करने का भी कार्य किसका है? मानवाधिकार आयोग का है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब अपन देखते हैं मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर मामले जो है, कौन कौन से मामलों में मानवाधिकार आयोग क्या है? एक्शन नहीं ले सकते हैं या फिर जांच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1 वर्ष से पुराने मामले अगर होते हैं, कितने वर्ष से? 1 वर्ष से पुराने मामले। आपने देखा था लोकायुक्त में तो 5 वर्ष से पुराने मामले थे, और यहाँ पर 1 वर्ष से पुराने मामले जो मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी मामले हों वो क्या है? इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। और सैन्य प्रशासन से संबंधित मामले हैं वो भी क्या है? इनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। और अगर कोई व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति विवाद है, मतलब कि व्यक्तिगत विवाद है जैसे कि, और संपत्ति विवाद है, इनमें भी क्या है? मानवाधिकार के क्षेत्राधिकार से बाहर मामले हैं, क्योंकि ये दोनों के मानवाधिकार इसमें शामिल है। तो व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति विवाद, संपत्ति विवाद हो गया, औद्योगिक विवाद अगर है तो ये भी क्या है? मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। न्यायालय में लंबित मामले, यदि मामला अन्य आयोग में लंबित हो, न्यायालय में लंबित मामला हो तो वो उसमें भी क्या है? क्षेत्राधिकार से बाहर है। यदि मामला अन्य आयोग में लंबित हो तो ये भी क्या है? क्षेत्राधिकार से बाहर है। यदि शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध न हो, क्योंकि क्या है? मानवाधिकार आयोग का काम ही यही है कि मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों में शिकायतें स्वीकार करना, अपील स्वीकार करना, और किसके विरुद्ध? लोक सेवकों के विरुद्ध। लेकिन अगर वो लोक सेवक के विरुद्ध नहीं होती हैं तो उनको भी स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। मतलब कि मानवाधिकार आयोग का काम ही यही है कि लोक सेवकों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों में अपील को क्या करना? स्वीकार करना। ठीक है, मानवाधिकार आयोग की कमियों की बात करें तो देख लेंगे कौन सी कमियां हैं, कि 1 वर्ष से पुराने मामले भी नहीं सुन सकते, ये भी क्या है? इसके आयोग की कमी है। यह केवल क्या है? एक सलाहकारी आयोग है। जो भी है लोक सेवक, अगर जांच में क्या है? मानवाधिकारों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो ये क्या है? मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को क्या करता है? अनुशासनात्मक कार्यवाही की क्या करता है? सिफारिश करता है। तो केवल क्या है? सलाहकारी आयोग है। इसे दंत विहीन बाघ भी कहते हैं। और आयोग पीड़ित को मुआवजा प्रदान नहीं कर सकता, पीड़ित को मुआवजा प्रदान करने की क्या कर सकता है? अपील, या फिर ये मतलब अपील तो नहीं कहेंगे इसको, क्या कह सकते हैं? सिफारिश करते हैं। सैन्य प्रशासन से जुड़े वो 1 वर्ष से पुराने मामलों में जांच का अधिकार नहीं है, ये क्या है? आयोग की कमी है। और अत्यधिक लंबित अपील, ये शिकायतें, इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति लोक सेवकों के विरुद्ध अपील करते हैं तो अपील क्या है? लंबित हो जाती है, और शिकायतें क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों की क्या है? बारंबार रिक्त पद हैं, जो एक बहुत बड़ी क्या है? आयोग की कमी है। स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है उनके सहयोग का क्या होता है? अभाव है। और आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर पर्याप्त चर्चा का अभाव है। स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग का अभाव की कैसे बात कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या है कि लोक सेवक के अधीन काम करते हैं पुलिस प्रशासन, वहाँ का स्थानीय प्रशासन। ठीक है, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन और लोक सेवक के बीच में क्या है? थोड़ी कड़ी क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। तो स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग का अभाव होता है, और आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर पर्याप्त चर्चा का भी क्या है? अभाव है। तो मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो मानवाधिकार आयोग में आप क्या सुझाव दे सकते हैं? अपने
तरफ से भी दे सकते हैं, लेकिन अपन जो ऑथेंटिक की अगर अपन बात करें तो 1 वर्ष से पुराने मामले, मानवाधिकार उल्लंघन के जो मामले हैं उन पर सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। आयोग द्वारा राज्य सरकार को मानवाधिकार उल्लंघन मामलों में सिफारिशें क्या होनी चाहिए, बाध्यकारी होनी चाहिए। मतलब कि अभी क्या है, केवल सलाहकारी है, मतलब कि सलाह माने या ना माने किस पे डिपेंड करता है, राज्य सरकार पे। तो ये क्या होनी चाहिए, बाध्यकारी होनी चाहिए। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों के अतिरिक्त स्वतंत्र एवं अनुभवी व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे से वो समाज सेवी हो, चाहे से वो क्या हो, वकील हो, चाहे से वो अपने विधि के ज्ञाता हो, विधि का ज्ञान रखने वाले हो। तो उनको क्या किया जाना चाहिए, नियुक्ति समिति में जगह देनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की, कि कौन कौन अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कांता भटनागर, ठीक है, याद रखना कि प्रथम अध्यक्ष हैं और न्यूनतम कार्यकाल है। प्रथम अध्यक्ष कांता जी भटनागर, न्यूनतम कार्यकाल है, और मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश भी क्या रह चुकी हैं। दूसरे अपन सगीर अहमद की बात करते हैं। सगीर अहमद जी ये सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। नगेंद्र कुमार जैन, NK जैन, सर्वाधिक कार्यकाल इनका, मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त, ठीक है। नगेंद्र कुमार जैन तीसरे नंबर पे। यहाँ देखते हैं अपन NK जैन, ये RAS 2024 के प्री के पेपर में ये क्वेश्चन था, तो आपको क्या रखना है, ओवरऑल आपको सारी चीजें याद रखनी है। नगेंद्र कुमार जैन, NK जैन, सर्वाधिक कार्यकाल, मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त भी क्या रह चुके हैं। उसके बाद देखते हैं अपन प्रकाश टांटिया, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। गोपाल कृष्ण व्यास, राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और वर्तमान में है गंगाराम मूलचंदानी, वर्तमान 28 जून 2024 से। कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। तो आपको ओवरऑल याद रखना है, कांता भटनागर मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम अध्यक्ष है, न्यूनतम कार्यकाल है, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सगीर अहमद इंपोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। नगेंद्र कुमार जैन, NK जैन, सर्वाधिक कार्यकाल है, मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये भी रह चुके हैं, ये भी रह चुके हैं। तो आपको ये प्रेफरेंस इनको देना है। एक ये अपने गंगाराम मूलचंदानी हो गए, ठीक है। बाकी ये तीनों आप याद कर लेना, लेकिन प्रेफरेंस ये तो आपको क्या है, याद होना ही चाहिए। कौन कौन से, गंगाराम मूलचंदानी जो वर्तमान में है, कांता भटनागर प्रथम, सगीर अहमद और नगेंद्र कुमार जैन, NK जैन, सर्वाधिक कार्यकाल। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की। कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रोविजन भी इसमें है। अपन ने देखा तो कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदारा, जो क्या है, फर्स्ट कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। कौन, अमर सिंह गोदारा। जगत सिंह, पुखराज सिरवी, HR कुड़ी, महेश चंद्र शर्मा, रामचंद्र सिंह झाला। ये आप 10 से 15 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको रटने में आ जाएगा। और राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जब भी आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह, पुखराज सिरवी, HR कुड़ी, महेश चंद्र शर्मा, रामचंद्र सिंह झाला, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की बात करें, अध्यक्ष की बात कर ली, कार्यवाहक अध्यक्ष की बात कर ली। अब सदस्य की अगर अपन बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा, न से नमो नारायण मीणा जी, न से न्यूनतम कार्यकाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ये सदस्य के रूप में। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। कौन, नमो नारायण मीणा जी। अधिकतम कार्यकाल पुखराज सिरवी। राज्य मानवाधिकार आयोग की वर्तमान संरचना की बात करें तो अध्यक्ष अपन ने देखा गंगाराम मूलचंदानी जी, सदस्य 2 हैं अभी वर्तमान में, जैसे कि 1+2 का कंपोजिशन है, ठीक है। कब से किया, 2006 से। ये आपको याद रखना है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, कौन सा अधिनियम, संशोधन अधिनियम, संशोधन एक्ट 2006 का 1+2 का कंपोजिशन कर दिया। और 2019 वाला जो संशोधन अधिनियम था उसमें कार्यकाल 3 या 70 कर दिया, किससे, 5 या 70 से घटाकर ये कर दिया। और जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जो है अध्यक्ष बन सकते थे, तो अब क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी क्या बन सकते हैं,
अध्यक्ष बन सकते हैं आयोग के। ये दोनों चीज़ें 2019 वाले संशोधन से और 2006 वाले संशोधन अधिनियम से 1+2 कंपोजिशन कर दिया। तो मतलब कि अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी जी। सदस्य रामचंद्र सिंह जी झाला, राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राजस्थान क्रिकेट संघ के नैतिकता आयुक्त भी रह चुके हैं। अशोक गुप्ता की बात करें, ये सेवानिवृत्त IAS है। विशेष अन्वेषण या जांच शाखा के प्रमुख कौन है? सुस्मित विश्वास, जो ADGP है, ठीक है, एडिशनल DGP, ये याद रखना है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय एवं धाराओं की बात करें तो ये जो अधिनियम है इसमें क्या होती है? अध्याय होते हैं और अध्याय में क्या होती है? धाराएं होती हैं। तो धारा 1 से 20 की बात करें तो 1 से 20 तक की धारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित है। कौन सी? 1 से लगाकर 20 तक की धाराएं। और 21 से 29 तक की अपन इसमें देखेंगे। कौन से? अध्याय 5 में। 21वीं की बात करें, 21 में क्या है? मानवाधिकार आयोग की संरचना और या फिर इसके क्या है? प्रोविजन है। कार्ट से याद रखना है आपको, CART से। C से कंपोजिशन, A से अपॉइंटमेंट, R से रिमूवल और T से टर्नओवर, ठीक है। धारा 21 की बात करें तो संरचना या क्या है? मानवाधिकार आयोग का प्रोविजन या प्रावधान, ये कंपोजिशन हो गया, संरचना। और धारा 22 में क्या है? नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, A से। और धारा 23 में क्या है? निष्कासन, R से रिमूवल और T से टर्नओवर यानी कि कार्यकाल। धारा 24 में क्या है? कार्यकाल, जो अभी कितना है? 3 या फिर 70 है। धारा 25 की बात करें, कार्यवाहक अध्यक्ष के प्रोविजन है। धारा 24-25 क से कार्यकाल 370 और क से कार्यवाहक अध्यक्ष। तो ये आपको क्या है? याद रखनी है चीजें। ये क्या है? थोड़ी सी फैक्चुअल डेटा है, तो आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपका सही हो जाना चाहिए। जो कोई सही नहीं करेगा वो आप सही कर देंगे तो आप उनसे 1 या 2 नंबर क्या हो जाएंगे? आगे हो जाएंगे, तो आपको प्लस पॉइंट रहेगा। धारा 26 की बात करें, सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा। इसमें अपन ने देखा सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार। कौन से धारा में है? धारा 26 में सेवा शर्तें। धारा 27 में आयोग के पदाधिकारी जो है, जैसे कि पदाधिकारियों के बारे में है, तो सचिव को क्या कहते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये धारा 27 में आयोग के पदाधिकारी। वार्षिक प्रतिवेदन धारा 28, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष धारा 25 और कार्यकाल, निष्कासन, नियुक्ति और संरचना, ये आपको कार्ड से आप याद रख सकते हैं। कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल और टर्न ओवर, ठीक है। धारा 29 की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित कुछ प्रोविजन जो है राज्य मानवाधिकार पर भी लागू होंगे। कौन सी धारा में लिखा है? धारा 29 में लिखा है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनके जो प्रावधान है वो किस पे लागू होंगे? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पे। कौन कौन सी धारा है? 9, 10, 11 को छोड़ देना है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो धारा है वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पर भी क्या होंगी? लागू होंगी। उनको पता है कि 1 से लगा के 20 तक की धाराएं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित है। लेकिन ये जो है 9 से लगाकर 11 को छोड़कर 18 तक, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पर भी क्या होंगी? लागू होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। अध्याय 6 की बात करें तो धारा 30 मानवाधिकार न्यायालय की इसमें बात की गई है। धारा 31 की बात करें, विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक ये क्या है? सरकारी वकील होता है, ठीक है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, SPP इसको इंग्लिश में लोते हैं। अध्याय 7 की बात करें, अध्याय 6 की बात करें तो धारा 30 और 31 मानवाधिकार न्यायालय। न्यायालय की बात करें, न्यायालय है तो यहाँ पर विशेष लोक अभियोजक हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? धारा अध्याय 6 धारा 30 और 31। और अध्याय 7 की बात करें तो धारा 33 अपन पहले पढ़ चुके हैं। वित्तीय स्वायत्तता इसमें लिखा है। कहाँ पर देखा था अपनों ने? धारा 33, ये अपन देखा था अपनों ने यहाँ पर धारा 33। धारा 33 वित्तीय स्वायत्तता, यहाँ पर देखा अपन ने धारा 33। धारा 33 वित्तीय स्वायत्तता, ठीक है। ये क्या है? ऑफिशियल राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की साइट से लिया गया है। तो ये क्या है? आपको धारा 33 तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। और धारा 23 भी आपको वैधानिक गारंटी दी गई है, तो ये भी आपको याद रखनी है। धारा 33 की बात करें तो वित्तीय स्वायत्तता, कौन इनको
उपलब्ध करवाएगा? राज्य सरकार। ठीक है, कौन उपलब्ध करवाएगा? राज्य सरकार। वित्तीय स्वायत्तता धारा 33 अध्याय 7 धारा 33, आयोग को राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष वित्तीय सहायता या फिर अनुदान प्रदान किया जाएगा। अध्याय 8 की बात करें तो धारा 37 और 41 इसमें है। 37 में विशेष अन्वेषण या जांच शाखा है और धारा 41 में आयोग से संबंधित नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। थोड़ा सा एक बार आप वीडियो को देखना तो आपको थोड़ी इस मानवाधिकार आयोग से थोड़ी समझ विकसित होगी। उसके बाद आप जब एक बार और रिवीजन करेंगे क्विक 2 की स्पीड में तो आपको ये आयोग समझ में आ जाएगा और इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे राज्य सूचना आयोग की। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग रेनेसांस कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन वीडियो। ठीक है, तो आप शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।